तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 8:45 में हिंदी का बेहतरीन टेस्ट आपका सॉल्व कराया जाता है। और आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर 120 क्वेश्चन आपके हैं। और देखा जाए तो आपके जैसे यूपीएसआई है ना, ऐसे स्टूडेंट थोड़ा फोकस जरूर करेंगे। बाकी हमने कहा है कि इस समय की क्लास को आप देखते रहते हैं तो हर एक एग्जाम के, चाहे वो आपका यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर हो या आपका पुलिस का हो या आपके यूपी के आप लोग अदर स्टेट से हैं, तो भी हम यहाँ पर पीवाई की आपके करा देते हैं। चाहे बिहार हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो या आपका राजस्थान हो, जहाँ के भी पेपर आपके होते हैं उन सबको हम करा देते हैं। हाँ, बस ये है कि थंबनेल में हम लिखते नहीं हैं कि कहाँ का पेपर है कौन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो आपको लगभग 120 क्वेश्चन हम आपको सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर कवर कराने वाले हैं, ठीक है ना। सभी को नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। नमस्ते भैया, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। चलिए बताइएगा कि जो आयो शब्द आपका है वो आपकी किस बोली का है। तो दोस्तों 1 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो भैया राम रतन धन पायो, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए सजी आपका ये भोजपुरी में तो नहीं बोला जाता है, ना ही सजी आपकी खड़ी बोली में बोला जाता है। तो सजी आयो शब्द आपका जो है ना ब्रज क्षेत्र में बोले जाते हैं, याद रखना है। ब्रज क्षेत्र में जब जाएंगे ना तो वहां पर आयो शब्द आपको जरूर लगाएंगे, लास्ट में यो शब्द आपका आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ जाएगा। सर ये ब्रज भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर के साथ जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। यानी जो हिंदी शब्द आपका है ये हिंदुस्तान का नहीं है, याद रखना है। हिंदी शब्द जो आपका है ईरानियों की देन है, यानी ईरानियों को देन है, यानी जो फारस वाले आपके हैं, बिल्कुल सही है, ईरानियों को देन है जो आपका हिंदी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है, सा का उच्चारण स्थान आपका है क्या। और हमने कहा हमारा लगभग प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आप लोग जरूर देखते होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपका पूछा जाता है। अब वर्णमाला में मालूम है वो का किस में आता है, चा किस में आता है, वो सब चीजें अब नहीं पूछता है। आयोग जब आप पूछता है ना, पूछता है या तो सा पूछेगा या तो या पूछेगा या तो वह पूछेगा, यही पूछता है। तो सजी जो सा का उच्चारण स्थान होता है ना, ये तालु से होता है, यानी इसको हम लोग किस में रखते हैं, चा वर्ग में इसे रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के 2 ही तो भेद होते हैं ना। आप कहेंगे वर्णों के 2 भेद होते हैं। भैया यहाँ पर देखा जाए वर्णमाला जैसे आपने है तो यहाँ पर देखा जाए स्वर और व्यंजन, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों का जो समुदाय होता है सर उसको क्या कहते हैं। चलिए वर्णों का समुदाय जो होता है तो वर्णों का समुदाय क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर डी हो जाएगा, वर्णमाला हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो बन जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। अगर क्रम लिख देता और अच्छा हो जाता, वर्णों के क्रम या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं, और अच्छा आपका हो जाता। सही दिया है इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय आपका नहीं है, यानी यहाँ पर इल प्रत्यय पूछा गया है, भैया बताना है। नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखने में तो सभी आपको दिखेंगे, लेकिन हमने कहा कुछ ना कुछ पॉइंट आपको देखना है। यहाँ पर देखो जटिल दिया गया है, ठीक है ना, जैसे जटिल आपका दिया गया है, शामिल दिया गया है, स्नेहिल है और आपका फेनिल दिया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए राधे राधे भैया, नमस्ते, जय हिंद। चलो याद रखिए 6 नंबर में जो आपका दिया गया है, यहाँ पर जटिल वाले में अगर आप इल बोलोगे तो इसमें तो आपका है ही है, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, है ना। ये शाम को ही समस्या करता है, जो नेट भी है ना वो शाम की समस्या करेगा, दिन भर आराम से चलता रहेगा। जब रात में पढ़ने का समय आएगा तो नेट वाले भी परेशान कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहे सजी जटिल दिया गया, जटिल में आपका इल है, शामिल में है, स्नेहिल में है, लेकिन फेनिल एक ऐसा शब्द आपका है, फेनिल एक शब्द आपका अगर निकाला है तो आपका अगर यहाँ पर कुछ निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, यानी इसका जो आपका आंसर है वो आपका डी वाले के साथ जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पर आपका दिया गया किस शब्द में परा उपसर्ग आपका नहीं है, किसमें परा उपसर्ग नहीं है, यानी 7 नंबर दिया गया है। तो परा उपसर्ग देखो परा दिया गया है, सजी यहाँ पर दिया गया है, पराक्रम दिया गया है, यहाँ पर पराभव दिया गया है और परायण दिया गया है। अगर हम परायण की बात करते हैं तो यहाँ भी आपका डी होगा, जैसे कि यण शब्द का कोई यहाँ पर मतलब ना निकलेगा, बाकी क्रम है, मर्स है ना, जैसे परामर्श ले रहे हैं तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। परायण में जो आपका परा उपसर्ग है वो आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है, यानी दांत जो आपका दिया है वो आपको क्या दर्शाता है, दांत। चलिए दांत दिया गया है, दांत की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। दांत में देखो दांत कैसे हैं, तो दांत कहेंगे अच्छे हैं, दांत सुंदर हैं, यानी यहाँ पर दांत जो आपके हो जाएंगे पुल्लिंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नमस्ते भैया, गुड इवनिंग। अगला देखो दिया है शीशम शब्द किस लिंग का है। शीशम की लकड़ी देखा है आप लोगों ने शीशम
तो शीशम भी आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। शीशम के पेड़ होते हैं, शीशम की आपकी वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो शीशम जो आपका दिया है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पुल्लिंग बन जाएगा। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बताना है। बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है, बिल्ली का पुल्लिंग क्या होता है, बिल्ली का, तो बिल्लू तो होता नहीं है, बिल्ली का होता है बिलाव। क्या होता है सर जी, बिलाव होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर, इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्न में से सर्वनाम शब्द इनमें से जो आपका है इनमें से कौन है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। चलिए सर्वनाम शब्द दिया गया है, सफाई है, नींद है, रोग है और कौन है। तो सर्वनाम में आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा, सफाई तो होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका जो डी दिया गया है कौन, है ना, कौन जो आपका है ये आपको क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना, वो भी अनिश्चय आपका हो जाएगा, वो भी प्रश्नवाचक वाले में। तो ये विशेष शब्द आपको चयन करना है, यानी यहाँ पर जो आपका विशेष दिया गया है 12 नंबर में वो आपका कौन हो सकता है। कह रहे सर जी रमापति दिया गया है, राम लला दिया है, सीताराम दिया है, बुद्धिमती स्त्री दिया गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका विशेष पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहाँ पर अगर विशेष पूछा गया है तो हमने कहा सर अगर आप 12 का सी लगाते हैं तो बुद्धिमती स्त्री, तो ऑलरेडी इसमें तो बुद्धिमती ऑलरेडी दे दिया गया वो विशेषण, है ना, तो ऑलरेडी इसमें दे दिया है, तो ये तो आपका बनेगा नहीं। रामापति, रामा के जो पति, ये भी आपका थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें भी गुण की तरफ जा रहा है। यहाँ पर देखो दिया है सीताराम, क्या दिया है, सीताराम, यानी जैसे राम लक्ष्मण होता है वैसे सीताराम होता है, तो राम लक्ष्मण या सीताराम बात बराबर हो गई, दोनों विशेष हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्याकरण की दृष्टि से कौन शब्द है जो आपका विशेषण नहीं है, कौन सा सब्जी सर देखा जाए जो विशेषण नहीं है, यानी 13 नंबर आपसे कह रहा है, तो 13 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी 13 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए 13 की अगर बात कर लेते हैं तो हमने कहा सर कौन शब्द विशेषण नहीं है। यहाँ पर देखो 13 नंबर में आपसे भीरू दिया है, भयभीत दिया है, निर्भीक दिया गया है, लेकिन सर जी जो आपका दिया गया है यहाँ पर कौन सा, भय वाला, है ना, कौन है, यहाँ पर आपका जो भय दिया गया है, तो सर जी भय जो आपका दिया है ना ये आपका विशेष नहीं है, आपका विशेष हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में, विशेष आपका इनमें है कौन, यानी क्वेश्चन नंबर आपकी 14 की बात करते हैं तो 14 का ऑप्शन में से क्या बनेगा, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष पद आपका है कौन। तो ये तो आपने हमेशा पढ़ा होगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका हमेशा शब्द जो पूछा गया है विशेष, यानी यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, वस्तुओं की बातें में हो रही है ना, यानी वस्तुओं के बारे में आपसे कह रहा है सर जी बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र, यानी यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। घर आदमी वस्त्र ये क्या है आपके विशेष, क्योंकि इनके बारे में बताया जा रहा था। अगला देखो दिया गया है मैं खाता हूँ, वाक्य में कर्मवाच्य का रूप इनमें से क्या हो जाएगा, मैं खाता हूँ, तो भैया यहाँ पर आपको बदलना है कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो सर वहां पर आपका होगा है क्या, विशेषण विशेष कैसे पहचानते हैं, जैसे आपने मेकअप नहीं लगाया है तो आप विशेष हैं, और आपने मेकअप लगा दिया तो आप विशेषण बन जाएंगे। ठीक है, आपने अगर मेकअप नहीं लगाया है और सिंपल शब्द आपका है तो वो आपका विशेष होता है, यानी संज्ञा होती है, लेकिन आपने विशेषण में यानी कि आपने मेकअप लगा दिया खूब जोर शोर से, अपने आप को बदल दिया, आपकी क्वालिटी बदल गई, और आपकी क्वालिटी बदल गई वही विशेषण होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो कर्मवाच्य दिया गया है 15 नंबर में, तो हमने कहा सर मुझसे खाया जाता है, नहीं शब्द लगा देंगे तो भाववाचक हो जाएगा, तो ये तो आपका होगा नहीं, तो आपका कहा सजी मेरे से खाए, मेरे तेरे से होता नहीं है, मेरे तेरे तो होता नहीं है, यानी आपका आंसर पहला यहाँ पर राइट हो जाएगा। सजी दिया गया है पानी बह रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, पानी बह रहा था, क्रिया जो आपकी है वो बोध करा रही थी, तो सर ये बोध करा रही थी, यहाँ पर देखा जाए बह रहा था, यानी पता नहीं अभी भी पानी बह रहा है कि नहीं बह रहा है, किसी को पता है क्या, किसी को पता है। अगर आपने कहा कि पानी बह रहा था और आपने तो बंद किया नहीं है, और आपने नहीं बंद किया है तो पता नहीं दूसरे ने बंद किया हो कि नहीं बंद किया हो, तो जब आपको यही ना पता होता है तो ये क्रिया अभी भी चल रही हो, पता नहीं है, यानी ये क्रिया आपकी क्या हो जाएगी, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगी, यानी क्रिया अभी पूरी नहीं हुई है ना, क्योंकि पूरा होने का बोध नहीं कह रहा है, तो इसलिए ऑप्शन आपको देना है डी नंबर, ये अपूर्ण भूतकाल होता है, याद रखना है। अगर आप यहाँ पर हेतु हेतु भूत लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर मैंने पानी बंद किया होता, है ना, अगर मैंने नल बंद कर दिया होता तो पानी नहीं बहता, ऐसा अगर होता तो हम लोग यहाँ पर लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रिया भी आपको नहीं पता है कि पानी बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ है। ठीक है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अव्यय बताना है। सर यहाँ पर जो अव्यय आपका दिया है वो आपका है क्या, अव्यय मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का व्यय न किया जाए, यानी जिसमें आप दिमाग न लगाओ, समझ लो अपनी भाषा में कि जिस चीज में आप लोग दिमाग न लगाओ वही अव्यय होता है। जैसे सर जी आपका दक्षिण दिया है, भारत दिया है, श्याम दिया है, लेकिन सर जी जो आ शब्द दिया गया है इसमें क्या दिमाग लगाना है ना, यानी ये शब्द आपका जो है कोई मतलब नहीं है, यानी ये अव्यय आपका है, इसका हम लोग प्रयोग कर लिए हैं, है ना, इसका हम प्रयोग जरूर कर लेंगे, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं होता है, मतलब जब जरूरी होगा तो इसको यूज करेंगे और हटा देंगे, ऐसा मतलब आपका हो जाएगा।
इनमें से कौन सा विकल्प है जो सरल वाक्य के अंतर्गत आपका आएगा? सरल वाक्य मतलब सरल ही होता है, और संयुक्त मतलब आपका होता है कि उसमें डबल होंगे, और मिश्र मतलब होता है मिक्स, है ना। हमारी भाषा से अगर आप समझेंगे कि सर मिक्स का मतलब ये होता है, मिश्र मतलब होता है जिनको मतलब करने में समस्या आएगी, उसमें खंडन हो जाएगा। लेकिन सरल तो सरल ही होगा कि बस में खराबी थी इसलिए, तो इसलिए लग गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस आपका ये हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि, और के शब्द आ गया तो एक सेंटेंस आपका ये हो गया, एक ये आपका हो गया, और ये सेंटेंस के साथ मैचिंग कर रहा है, यानी इसको अलग भी नहीं कर सकते हैं। छात्रा ने बहुत ओजस्पूर्ण स्वचलित कविता सुनाई, असद यहाँ पर लास्ट वाले में और दिया गया है, यानी आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। छात्रा ने बहुत ओजस्पूर्ण स्वचलित कविता सुनाई, यानी आप आंसर सी है, इसमें कोई बीच में ऐसा पॉइंट नहीं है कि ये सेंटेंस को तोड़ रहा हो, है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द में से क्या है? चलिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सर सही शब्द में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 19 नंबर दिया है और 19 की बात कर लेते हैं, तो सर 19 नंबर का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा जहां भी रखने वाला शब्द होता है वहां पर छोटा ऊ की मात्रा होती है। याद रखना, ये हमारी क्लास में जब भी आया करें, तो जब भी आप घर से आया करें, क्लास लेने शुरू किया करें, तो छोटा ऊ की मात्रा साथ में लेके आया करें, ताकि जहां भी रखने वाला हो तो रख के ही चला करें। यानी जहां भी आपको रखने वाला शब्द मिलेगा वहां पर छोटा ऊ लगाना पड़ेगा, और छोटा ऊ लगाना पड़ेगा मतलब ऑप्शन आपका सी के साथ हो जाएगा सर, छोटा ऊ इसका आंसर आपका हो गया। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को कहा जाता है? तो जहां लोग सजनी मजनी करते रहते हैं, है ना, जब कोई रामलीला नौटंकी वगैरह होती है तो जहां पर सजनी मजनी करते हैं, लिपस्टिक लाली लगाते रहते हैं, है ना, तो सर जी उस को कहा जाता है नेपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर, नेपथ्य इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? तो सर जी हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? तो याद रखना, गाँव में तो उठा तोड़ के ले आते हैं, है ना, आम के पेड़ों को तोड़ लाते हैं, आम की जो डाली होती है उनसे तोड़ लाते हैं, तो उसको तो सर जी हम लोग बोल देते हैं कि आम की लकड़ी है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं क्या? यानी जब हवन में प्रयोग किया जाएगा, और रोटी बनाने में इसको प्रयोग नहीं करेंगे, अगर हवन में जलाने के लिए प्रयोग करेंगे इसको समिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। और वही लकड़ी को हम रोटी बना लेंगे तो कहेंगे लकड़ी है ना। तो याद रखना, हवन में जो जलाई जाएगी वो आपकी समिधा होती है। क्लियर हो? ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उस विकल्प का चयन करना है जो सही मुहावरा आपको दिया गया है, शहद लगाकर चाटना। इसका मतलब 22 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? कह रहे पसंदीदा होना, बढ़ा चढ़ाकर कर कहना, कीमती होना, या किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। यानी यहाँ पर 22 नंबर दिया गया है और 22 का ऑप्शन सजी इनमें से क्या हो जाएगा? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है सजी, कह रहा है कि शहद लगाकर चाटना, इसका सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, और जब समझेंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे, नहीं तो आप लोगों में से सबका जवाब गलत हो जाएगा, फिर तो भैया मजा भी नहीं आएगा, है ना। यानी जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं और सब लोग व्यर्थ का जवाब दे रहे हैं, तो भैया याद रखना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, ऐसे तो काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो बताओ जल्दी से यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शहद लगाकर चाटना, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो थोड़ा सा दिमाग से प्रयोग करेंगे। पसंदीदा होना, तो भैया इसका कोई मतलब नहीं होता है। सर जी बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये तो अतिशयोक्त होती है, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, यानी कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना है। तो शहद लगाकर चाटना, ये थोड़ा कोई मतलब होता है, इसका तो आप हट ही जाएगा। कीमती होना, यानी कि शहद कीमती होगा ऐसा नहीं है, हमारे मोहल्ले में 150 रुपया वाला भी बेच के चले जाते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे ले भी लेते हैं, तो ये भी नहीं है। यानी किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, याद रखना है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अत्यधिक महत्व देना, या उसका मोह ना छोड़ना, या किसी बेकार या वस्तु की संभाल कर रखना, यानी कई प्रकार से इसको दे सकते हैं, याद रखना है। किसी बेकार या व्यर्थ की वस्तु को संभाल कर रखना, अत्यधिक महत्व देना, या उसका मोह न छोड़ना, है ना। तो ये आंसर आपका हो जाएगा कौन है? हाँ, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। किसी चीज को व्यर्थ लेकर रहना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हमने 3 प्रकार बताया। कभी कभी आपको मिलेगा किसी बेकार वस्तु को संभाल कर रखना, या कभी कभी मिलेगा अधिक महत्व दे देना, या कभी कभी आपको मिलेगा कि बहुत ही मतलब बेकार वाली चीज जो आपको रख रहे हो उसको महत्व दे रहे हो, है ना। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या बनेगा? यानी सर 23 नंबर दिया गया है, और 23 नंबर की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा सर जी कहते हैं ना, भलाई का बदला बुराई। अगर आप किसी के भलाई कर रहे हो तो आज के जमाने में क्या होता है, बुराई ही मिलती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरे ऑप्शन में डाउट है तो ऑप्शन को हटा दीजिए, हमने जो बोला है उसको रख लीजिए। जब हमने आपको 3 अर्थ बता दिया तो ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर दीजिए, उसको हटा के अपने घर में रख लीजिएगा। हमने 3 शब्द आपको बता दिए, उसको जोड़ दीजिएगा। जब आपको तीनों शब्द बता दिए तो तीनों में कोई ऐड कर लीजिए, उसमें ऑप्शन में कोई डाउट का मतलब ही नहीं होता है।
डाउट का कोई मतलब नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल में चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, डाउट नहीं होती हमारी क्लास में, डाउट का कोई काम नहीं है। जो भी आपका होता है सामने, क्लास के सामने ही। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यही है, यहीं पर आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। जब यहाँ संतुष्ट होंगे तभी संतुष्ट होंगे। हमारी क्लास में डाउट का कोई काम नहीं होता, जहां होता है हम आपको बता देते हैं। ठीक है ना, उसका सही आंसर वही है और कोई डाउट है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर दिया, नेकी का फल बदी, यानी कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, तो मतलब होता है भलाई का बदला बुराई, है ना। अगर आप भलाई कर रहे हैं तो आपको बुराई मिलेगी, यानी यहाँ पर आंसर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में समास आपसे पूछा गया है। तो सर जी इसका आंसर आपका है क्या। चलिए यहाँ पर देखो, हमने कहा सर चक्रपाणी में समास पूछा है, तो आपका आंसर सर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलो, तो हमने कहा सर जी चक्रपाणी, यानी यहाँ पर ये विशेष अर्थ दर्शा रहा है, और विशेष अर्थ होता है तो सर ये आपका बहुवरी समास होता है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बहुवरी समास हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है। हाँ, अगला क्वेश्चन को दिया है धीरे धीरे का समास आपका है क्या। तो दोस्तों याद रखना है, हमने आपसे बताया कि धीरे धीरे यानी दुरुक्ति वाले शब्द होते हैं, और जब दुरुक्ति वाले शब्द आपके होते हैं तो सर वो अव्ययी समास होते हैं, है ना। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। एक और आपका होता है जब कभी उपसर्ग लगा होता है, तो सर जी जब उपसर्ग लगा हो तो वो रूल होता है, और एक रूल ये होता है जिसमें आपको धीरे धीरे दुरुक्ति वाले शब्द मिले, वो आपका अव्ययी, जैसे धीरे धीरे धड़ाम, है ना, ये भड़ा भड़ हुआ शब्द होता है, अव्ययी में आते हैं। किस शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध दी गई है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध दी गई है, 26 नंबर आपसे पूछा गया है। तो सर जी 26 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। हमने कहा सर जी कोंकण दिया गया है, फिर दिया गया लंगड़ दिया गया है, सर जी भुक्खड़ दिया गया है, और भुजक्कड़ दिया गया है। तो 26 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो भुक्कड़ होता है, क्या होता है, भुक्कड़, यानी यहाँ पर जो आपका दिया है ना, ये इसमें का होता है, डबल खा नहीं होते हैं, याद रखना, डबल खा नहीं होते, भुक्खड़ बोल देते हैं लेकिन होता नहीं है, भुक्कड़ होता है। ठीक है ना, भुक्खड़ याद रखिए, इसलिए आपका गड़बड़ ऑप्शन बी दिया गया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। सर अशुद्ध वर्तनी जो आपकी दी गई है 27 नंबर में, वो आपकी किस में है। तो हमने कहा सर जी उज्ज्वल ऐसे तो लिखते नहीं है, क्योंकि हमने कहा था जो आपका जा होता है ना, वो डबल जा के साथ मिलके वा में पूरा हो जाता है, तब आपका सही होता है। तो बस यही आपका गलत दिया गया था। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। सर क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया गया है, और 28 की बात करते हैं तो हमने कहा अशुद्ध पूछा है, पहला ऑप्शन, वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है। कह रहे वह दंड देने के योग्य है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दंड जो होता है ऑलरेडी दिया जाता है, दंड के साथ देना शब्द ऑलरेडी ऐड कर देते हैं, यानी वह दंड के योग्य है। क्या बोलेंगे, दंड के योग्य है। अगर दंड शब्द है तो दिया जाएगा, दंड उसको काटना ही पड़ेगा, है ना। यानी दंड होता क्या है कि वह दंड के योग्य है, तो देना शब्द दंड के साथ प्रयोग करना उचित नहीं होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विज्ञ का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। सर विज्ञ का विलोम पूछा गया है, और विज्ञ का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, देना है। आज आप लोगों ने सेशन को लाइक किया है, बताओ, आज आप लोगों ने सेशन को लाइक किया है, नहीं किया है ना। देखो किसने किसने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर देखो दिया है सर जी विज्ञ दया है, और विज्ञ का विलोम क्या होता है, तो अज्ञ होता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी के साथ है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है स्थावर का विलोम क्या होता है। स्थावर मतलब होता है आपका क्या, जो स्थिर रहता है। तो जब स्थिर रहता है तो आप कहेंगे सर जंगम, जंगम मतलब चलायमान होता है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। पहला दिन है तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। यहाँ पर देखो दिया है निराधार शब्द का विलोम क्या है, कहते हैं ये सब कुछ निराधार है। क्या है सर, ये सब कुछ निराधार है। निराधार है तो सजीव ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, साक्षात तो कोई मतलब ही नहीं होता है, तो सजी यहाँ पर साधार आपका बनेगा, ऑप्शन डी वाला बनेगा। सजी यमुना का पर्यायवाची पूछा गया, यमुना का एक नाम हमने बताया था आज, है ना, यूपीजी के में पढ़ाया था कि यमुना का दूसरा एक नाम है, यमुना का दूसरा नाम कालिंदी कहते हैं, इसको बोलते हैं कालिंदी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यमुना का एक नाम दूसरा कालिंदी भी है। सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया, और सूर्य का पर्यायवाची होता क्या है। चलिए सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया है, तो सूर्य का पर्यायवाची बोलते हैं क्या, भास्वर, भास्कर होता है, ना कि भास्वर होता है, भास्कर होता है, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर देखो प्रकाश को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं सर ये मार्तंड, है ना, ये मार्तंड मंदिर यानी सूर्यदेव मंदिर, याद रखिए मार्तंड मंदिर मतलब कहा जाता है सूर्यदेव मंदिर। तो ये ऑप्शन पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मार्तंड होता है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर भास्कर नहीं लिखा है, यहाँ पर भास्वर लिखा है, होना चाहिए भास्कर, तो इसलिए ये तो आपका गलत हो गया। यहाँ पर याद रखना है आपका आंसर डी हो जाएगा, मार्तंड है, मार्तंड मंदिर यानी सूर्यदेव का मंदिर। ठीक है, तेजो नहीं होता है, यहाँ पर मार्तंड होता है। हमने बताया ना मार्तंड मंदिर, आपने सुना है कभी, जो मार्तंड मंदिर होता है वो भगवान मतलब वो सूर्य भगवान के लिए समर्पित आपका मंदिर होता है। ठीक है, अगला दिया है जंगल का पर्यायवाची आपका है क्या। तो एक मूवी आपने देखा होगा कांतारा, है ना, देखा है किसी ने, कांतारा मूवी देखा है, कांतारा मूवी दक्षिण भारत की मूवी है ना, देखा होगा आप लोगों ने। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर होता है कांतार। क्या होता है, कांतार, यानी 34 का ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा कांतार, उसमें इसी जंगल के बारे में बताया भी गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द आपका नहीं है? कौन सा शब्द एक तद्भव नहीं है? सर ये 35 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा तद्भव नहीं है यानी तत्सम पूछा है, और तत्सम है तो हमने कहा जर्रा लगा होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है तीर्थ, यानी जहां भी यर्रा लगा हो ऊपर वाला, चाहे रा यहाँ पर कृष्ण वाला लगा हो, बस समझ लो ना कि वही आपका है। तो आपका याद रखना है, आपका आंसर डी के साथ है, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वात तत्सम शब्द इनमें से तद्भव रूप आपको बताना है। यानी वात का तद्भव शब्द होता है, क्या हो जाएगा? चलो, यानी वात का सजी तद्भव क्या होता है? वात का तद्भव क्या होता है? वात का बात हो जाएगा क्या? तो वात का बात हो जाएगा सजी, याद रखिए बयार होता है। क्या होता है? बयार होता है, इसको नोट कर लेना है। वात का तत्सम होता है बयार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बयार होता है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला दिया है, निम्नलिखित में से हल्दी शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या है? इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है हरिद्रा, क्या दिया है? हरिद्रा, यानी हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सही क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भूधर्व का संविच्छेद आपसे पूछा गया है। तो भूधर्व का शब्द पूछा गया है। हमने कहा सर यहाँ पर 38 नंबर में पहले ऑप्शन को देखिएगा। कह रहे सर जी भूत दिया गया है तो ये विसर्ग कोई काम ही नहीं था, है ना, ये तो कोई मतलब है नहीं था। सर जी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया भूधन ऊर्ध, यानी ऑप्शन आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर है। अगला दिया गया है सत्याग्रह का सही संविच्छेद आपको बताना है। तो सत्याग्रह का सही क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सत्य धन आग्रह होता है, यानी बड़ा की मात्रा आई है तो क्यों लाई गई है? यानी बड़ा की मात्रा है तो सर बड़ा की मात्रा आया है, क्यों आया है? आप कहेंगे सर ये इसलिए आया है क्योंकि यही आपका इसका पहचान है। बड़ा की मात्रा जो आपकी है सर यही इसकी पहचान है, यानी सत्य धन आग्रह हो जाएगा। और सत्य धन आग्रह दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? सत्य धन आग्रह, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सर जी बड़ा की मात्रा आपके दिए गए संधि की पहचान होती है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। रिक्त स्थान भरना है कि भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से एक है जहां सिक्कों का शुरू हुआ था। तो सिक्कों का सर जी क्या हुआ था? सिक्कों का क्या हुआ था? तो आप कहेंगे सर सिक्कों का हुआ था प्रचलन। क्या हुआ था सर? सिक्कों का प्रचलन, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिया देखो एक ऐसा शब्द आपसे दिया है, नकांतापिनी निभूणंस विभावती नीतामुखम, अलंकार के संबंध में यह कथन जो दिया है वो किसने दिया है? सर जी यहाँ पर देखा जाए तो एक ऐसा शब्द दिया गया है जो आपके संस्कृत में भी दिया गया है, यानी इतना बड़ा शब्द दिया गया है और पूछा गया है सर जी ये जो कथन कहा है, वो कथन जो कहा है वो किसने कहा है? चलिए यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपका देखो दिया गया है भामा दिया गया है, दंडी दिया गया है, जयदेव है, आपके वामन है। तो वामन का कोई मतलब तो आपका नहीं हो रहा है, लेकिन जयदेव भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भामा जो ऑप्शन दिया गया है, यानी ऑप्शन आपका जो दिया है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा भामा। यानी यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि बिना आभूषण के एक सुंदर स्त्री का मुख भी शोभायमान नहीं होता है, ठीक उसी तरह काव्य भी बिना अलंकार के शोभित नहीं होता है। यानी कितनी भी सुंदर स्त्री हो, अगर वो श्रृंगार नहीं करती है तो सुंदर आपको नहीं दिखेगी। लेकिन वैसे आपका अलंकार होते हैं कि अलंकार में कुछ आपके ऐसे शब्द होते हैं जो सुंदर बनाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही चीज आपका है। तो ये भावा निकाह है। सर अगला पॉइंट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो अंक के अनेकार्थक शब्दों के श्रेणी में नहीं आते हैं? चलो हमने कहा सर अंक का अनेकार्थी इनमें से क्या हो सकता है ना। तो भैया यहाँ पर निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव मतलब आपका कौन सा नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 42 नंबर में तो देखो दिया गया है गोद दिया गया है ना, नाटक का एक खंड भी होता है। सर जी यहाँ पर देखो दिया जाए कि आपका संख्या भी होता है। लेकिन सर यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है सर उपन्यास का एक भाग, ये उपन्यास का एक भाग आपका अंक नहीं होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या कह रहा है सर छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, प्रयुक्त अलंकार आपसे पहचानना है। तो सर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देना है सही आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? फिर भी आपके घर पे आप सुंदर हो, फिर भी आपके घर पे क्रीम पाउडर रखा होगा 100%, झूठ ना बोलो, ठीक है यार। कहाँ है? फिर भी आपके घर पे आप कितने भी सुंदर हो, लेकिन अगर सुंदर है तो फिर भी आपके घर में क्रीम पाउडर दुनियादारी रखा होगा, फेस वॉश रखा होगा, फेयर लवली रखी होगी, नहीं हैंडसम रखी होगी तो फेयर लवली रखी होगी, नहीं होगी तो कुछ और भी रखा होगा, व्हाइट स्टोन वगैरह से कुछ ना कुछ रखा होगा, ठीक है ना। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से है क्या? 43 नंबर दिया है। 43 की बात करते हैं तो सर ये उपमा अलंकार हो जाएगा। याद रखना सा शब्द आपका दिया है, तो सा शब्द दिया है तो ऑप्शन आपका डी के साथ है, राइट हो जाएगा। चाहे जितना झूठी बोल लो हम मन में न करवे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 दिया गया है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, है ना। तो आपको बताया गया था कि इस पार और उस पार, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर ये हो जाएगा अतिशयुक्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यानी आज के समय में कोई लड़की अगर कह दे कि मैं सर जी कुछ नहीं लगाता हूं तो ये भी एक अतिशयुक्त हो जाएगा, है ना। आज के समय में कोई लड़की अगर ये भी बोल दे कि मैं ना स्नो ना पाउडर, है ना फेयर लवली, ना काजर, ना सुरमा, ना कुछ झुमका, यानी वो भी एक अतिशयुक्त कहा जाएगा आज के समय में, है ना। तो आप कहेंगे सर ये भी एक अतिशयुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है अनुभाव किसको कहते हैं?
सर यहाँ पर देखो दिया गया अनुभाव, और अनुभाव की बात करते हैं तो सर इनका आंसर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है। चलिए सर 45 नंबर की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं, यानी जो आपका रति है, हास है, शोक है आदि जो स्थायी भाव होते हैं उनको प्रकाशित करने वाली जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं वो आपके अनुभाव हो जाएंगे, उनको तीव्र कर देता है। क्या कर देता है, उनको तीव्र कर देता है, याद रखना उनको तीव्र कर देता है। संचारी भाव क्या होता है, तो संचारी भाव क्या कहलाता है, तो भैया संचारी भाव क्या होता है, देखिएगा वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए निमित्त सहायक रूप से आते हैं और तुरंत आपके लुप्त हो जाते हैं। जो संचारी भाव हैं जो कुछ समय के लिए आपके पास रहते हैं, हमेशा आपके पास नहीं रहते हैं, याद रखना है। तो ये आपका होता है संचारी भाव, याद रखना है कुछ ही समय के लिए होते हैं, एक्टिवेट होते हैं आपकी बॉडी में और इसके बाद जैसे वो चीज मिल जाएगी आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। यानी संचारी भाव का आपके बॉडी में उद्भव कुछ समय के लिए होता है। क्लियर हो गया है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका आ गया है छंद का प्राण क्या है, छंद का प्राण जो आपका इनमें से है क्या। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए 47 नंबर दिया है, 47 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो हमने कहा छंद का प्राण कहा जाता है तुक को कहते हैं। तुक जानते हैं ना, बिना तुक तुकान के कुछ होता नहीं है। यानी अगर घर पे लड़ाई भी होती है, अपने हस्बैंड से लड़ते हैं ना, उनका भी एक तुक तुकान होता है। याद रखना है बिना तुक के कोई काम नहीं है। यानी कोई भी कड़ी जो आपकी होती है उसके लास्ट में कुछ शब्द आपके होते हैं समान होते हैं। और भैया जब कहते हैं लड़ाई भी आपकी होती है दोनों हाथ से होती है, तो याद रखना है ये जो आपका आंसर डी हो जाएगा, तुक होना जरूरी है। छंद का प्राण तुक होते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग छंद पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पढ़े होंगे। उनके लास्ट का जो शब्द होता है वो एक जैसा आपको पढ़ने में लगेगा, यानी तुक तुकांत बनेगा, जिसको बोलते हैं राग। क्या बोलते हो, राग बोलते हो, बिना तुक के राग नहीं बनेगा, ठीक है। अगला देखो दिया है संक्षेपण के लिए जरूरी है, संक्षेपण के लिए सजी क्या जरूरी होता है। कह रहे सीधी सरल सहज व्याकरण सम्मत स्पष्ट भाषा प्रयुक्त की जाए, है ना। तो सजी यहाँ पर देखा जाए तो असम्मत शब्द यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो सजी दिया गया है असहज शब्द यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आपका दिया है पहला ही ऑप्शन आपका सही था, सीधी बात हो, सरल आपको हो, सहज हो, व्याकरण सम्मत हो, स्पष्ट भाषा में कहा जाए। संक्षेपण होता है 1/3 और उसको भी अगर आप बहुत इधर उधर से करोगे तो गड़बड़ हो जाए, इसलिए क्या है संक्षेपण 1/3 में होता है। सीधी भाषा में होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए। तो जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए किस काल को सजी गद्य काल के नाम से जानते हैं, तो गद्य काल के नाम से सर किसको जानते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गद्य काल को किस नाम से जानते हैं और बताओ किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। तो सर ये लास्ट वाला काल है, कौन, ये लास्ट वाला काल होता है। और ये कौन लास्ट काल है, ये लास्ट काल होता है आधुनिक काल। यानी आधुनिक काल को सजी गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, रीत काल को नहीं कहते हैं, रीत काल को नहीं कहा जाता है। याद रखना इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि आपकी कौन है। एलटी ग्रेड वाली क्लास में हमने आपको बताया था, है ना, एलटी ग्रेड वाली क्लास में बताया था कि सर जी मुक्तक छंद का प्रयोग बहुत करते हैं। यानी सर्वाधिक समर्थक छायावादी जो आपके कवि हैं वो आपके हैं कौन है, तो ये निराला है। कौन है, जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ये मुक्तक छंद का प्रयोग काफी करते हैं। तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, डी नंबर इसका बन जाएगा। पूछा गया है कि भारतीय युग की समय सीमा पूछा गया है, भारतीय युग की जो समय सीमा है वो आपकी कितनी है। तो स्टार्टिंग होती है 1850 से और समय हो गया यहाँ पर 1900, मतलब ऑप्शन नंबर है आपका पहला ये राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो नामकरण है ना, इनका नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ है, हिंदी रेखा चित्र का जो विकास हुआ है के बाद हुआ है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा, 1936। क्या हिंदी रेखा चित्र का जो विकास है वो 1936 के बाद हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवक्ता इनमें से कौन से हैं। तो भारत में जो मार्क्सवादी चिंतन परंपरा आलोचना के समर्थक प्रवक्ता हैं ये है आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी का उपयुक्त शब्द इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों इसका मतलब होता है स्वच्छंदतावादी। क्या होता है, स्वच्छंदतावाद। जो ऑप्शन नंबर दिया गया है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे रासोचरित काव्य और उनकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन जो दिया है किसने दिया है। कह रहे रासोचरित काव्य और उनकी जो रचना है वो रासक शैली में हुआ है, यह कथन जो दिया है वो किसने दिया है।
या कथन दोस्तों याद रखिएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो सकता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि रासो चरित काव्य और उनकी जो रचना है रासक, इस रासक शैली में आपकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट आपका होगा, अभी मिलेगा। देखो कह रहा है हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है। ये भी क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है कि हीरा मनसुआ का जो उल्लेख आता है वो किस में आता है। आप कहेंगे 21 का अगर बात कर लेते हैं तो भैया ये मिलता है आपके पद्मावत में। ठीक है, पद्मावत जो कि एक महाकाव्य है, तो हीरा मनसुआ का उल्लेख पद्मावत में आता है। यह जायसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का एक महाकाव्य है ना। और यहाँ पर देखिए आपसे कहेगा यहाँ पर क्या कि भैया पद्मावत में प्रयुक्त जो आपके शब्द हैं, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप इस पेपर लगा रहे होते हैं तो कभी कभी यहाँ से ये सभी क्वेश्चन पूछ लेता है। आज यहाँ पर आपको पूरा का पूरा हमने बोला है कि कोई भी चीज कंफ्यूजन में नहीं होगा, बस वीडियो को देख लीजिएगा, 10 बार इसको देखिएगा, जब तक रट न जाए तब तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। देखो यहाँ पर दिया पद्मावत में प्रयुक्त प्रीताक मतलब जो प्रतीक आपके हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रत्नसेन जो आपके हैं ये मन का प्रतीक अर्थात आत्मा के हैं। ठीक है ना, सिंघल जो आपके हैं वो आपके हृदय से हैं। पद्मावती दोस्तों याद रखिए श्रद्धा और सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। सुआ जिसे हीरामन तोता था भैया ये गुरु का प्रतीक है। नागमंती जो आपके दुनिया क्या है, धंधा या सांसारिक का प्रतीक है। राघव चेतन जो आपके शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन जो था ये आपका माया का प्रतीक है। सूरदास के गुरु कौन थे, चलिए बताइएगा। सूरदास के गुरु बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सूरदास के गुरु की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर बल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा, बल्लभाचार्य इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बल्लभाचार्य हो जाएगा। हमने आपको और बताया था कि भैया जो आपके 8 शिष्य होते हैं, अर्थात कह सकते हैं जो अष्टछाप के कवियों में बल्लभाचार्य के भी कुछ शिष्य थे, है ना, और विठलनाथ के भी शिष्य थे। तो कुल मिला के 8 कवियों का ये आपका ग्रुप भी था जिन्हें अष्टछाप कहते हैं, उनमें से इनका स्थान सर्वोपरि है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, हर जिन चौड़े हाथ में दिन नेड़ा आया। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं 23 नंबर में, वो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये है आपके प्रस्तुत हो, ये कबीर दास की ये रचना है। ये पंक्ति जो आपके हैं वो आपकी कबीर दास ने लिखा है दोस्तों, है ना। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछे कि जो कबीर दास हैं ये कौन सी शाखा से हैं, तो आप कहेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा से हैं। किससे हैं, तो आप कहेंगे सर ये ज्ञानाश्रयी शाखा से आपके हैं, जो आपके हैं। ठीक है ना, और इनके गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था, रामानंद था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कभी न कभी जरूर पूछा गया है। यहाँ पर एक शब्द होता है कि इनको भाषा का डिरेक्टर किसने कहा है, तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, क्या हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे इन्हें भाषा का डिरेक्टर कहा है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर जो रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या बोला है, तो भैया इन्हें सदुक्कड़ी कहा है, सदुक्कड़ी। और श्याम सुंदर दास ने इन्हें पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हिंदी साहित्य की प्रथम जो कहानी है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। कह रहा है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी आपकी कौन है, 24 नंबर आपसे कह रहा है। 24 को ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर जो आपका इंदुमती है। याद रखिएगा इंदुमती जो आपके हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर। ठीक है ना, इसके जो लेखक है वो आपके कौन है, तो आप कहेंगे गोस्वामी, कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गबन किस रचनाकार की रचना है, गबन। यहाँ पर देखा जाए गबन की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सी नंबर मुंशी प्रेमचंद, है ना, मुंशी प्रेमचंद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी हमने बताया था इनकी और भी रचनाएं होती हैं, प्रेमाश्रयी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रयी, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, ये आपके मिलेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आपको ये क्वेश्चन इतनी बार पढ़ने को मिला होगा लेकिन फिर भी कंफ्यूज होंगे। हमने कहा कि कोई पत्रिका निकालना आम बात नहीं होती है, कोई पत्रिका निकालना आम बात नहीं होती है, बड़ा महान काम होता है। तो महा से शब्द हो जाएगा महा, है ना, और लगा है तो आपका हो जाएगा कौन, यहाँ पर महावीर ने सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि सरस्वती पत्रिका का जो संपादक है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, है ना। देखा जाए 1903 से 1920 तक ये पत्रिका का प्रकाशन इनमें से किया था। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो एक पत्रिका भारत पत्रिका, विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे आपके बनारसी दास चतुर्वेदी। यहाँ पर जो आपका हिंदी प्रदीप है, हिंदी प्रदीप के कौन है बता सकते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे आपके हिंदी प्रदीप, जो कि बार बार पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है, मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, मैथिली शरणगुप्त, प्रेमचंद, जैनेन्द्र या वृंदावन लाल वर्मा। सही जवाब हो जाएगा डी, याद रखिएगा वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन डी बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि वृंदावन लाल वर्मा से कुछ उपन्यास हैं, जैसे झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, ठीक है ना, महारानी दुर्गावती, रामगढ़ की रानी, टूटे कांच, है ना, ये काफी इनकी रचनाएं दोस्तों, याद रखिएगा। एक शब्द होता है, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्य किस लेखक की रचना है।
यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है कि ना भूतो ना भविष्य किस लेखक की रचना है। यहाँ पर 28 नंबर का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। इसको भी स्टार लगाइए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका हमेशा से हमेशा पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 28 नंबर का ऑप्शन बनेगा नरेंद्र कोहली। कौन है, नरेंद्र कोहली जो आपका आंसर है, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। और 2012 में इनको भैया व्यास सम्मान भी मिला है। ठीक है, व्यास सम्मान भी यहाँ पर मिला है। और देखा जाए इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो नरेंद्र कोहली की रचनाओं में जैसे आतंक दिया गया है, और यहाँ पर देखो दिया है महासमर दिया है, अभिज्ञान दिया गया है, तोड़ो कार तोड़ो, ये आपकी किसकी है, नरेंद्र कोहली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना याद रखिए गीतांजलि है। यहाँ पर देखा जाए दो बहनें भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, पोस्ट ऑफिस है। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रकांता दिया है, चंद्रकांता नहीं होगा। चंद्रकांता के लेखक बता सकते हैं, चंद्रकांता के लेखक क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे चंद्रकांता हो जाएंगे कौन है, देवकी नंदन खत्री। कौन है, देवकी नंदन खत्री बन जाएंगे, देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक कृति थी जो कि आपके गीतांजलि के लिए कब दिया गया था, तो आप कहेंगे 1913 में। कब दिया गया था, 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। किस उपन्यास के लेखक यहाँ पर प्रेमचंद हैं। यहाँ पर 30 ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमने कहा कि सर यहाँ पर जो 30 नंबर है, 30 का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा। चलिए, किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों, कर्मभूमि। ठीक है, कर्मभूमि उपन्यास के लेखक जो हैं वो आपके मुंशी प्रेमचंद, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे झूठा सच, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि झूठा सच के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे यशपाल है। क्या है, यशपाल। ये रचना बहुत बार पूछी गई है, यशपाल की रचना। ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों मानस का हंस, मानस का हंस किसकी रचना है, तो आपकी अमृतलाल नागर की। किसकी है, अमृतलाल नागर की। वहीं पर जो बचा हुआ है चित्रलेखा, चित्रलेखा के हैं कौन, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे भारत की खोज किसकी कृति है। भारत की खोज किसकी कृति है, तो भारत की खोज किसकी है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की है, जवाहरलाल नेहरू की है। याद रखिएगा, भारत की खोज ये है आपकी क्या, जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या रश्मरथी के रचयिता इनमें से कौन है। रश्मरथी के रचयिता इनमें से जो हो जाएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से, वो आप सभी का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। देखा जाए तो आपका 32 नंबर में काफी लोगों ने जवाब देखो दे भी दिया है ना। और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, इसका जो आंसर है ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यार यहाँ पर देखा जाए रामधारी सिंह दिनकर से तो रचनाएं बनती ही बनती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो जाए उर्वशी हो गया, परशुराम की प्रतीक्षा हो गई, हारे के हरिमान है, नीम के पत्ते, और यहाँ पर देखा जाए रेणुका हो गया। ठीक है, हुंकार, यहाँ पर देखा जाए इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, है ना, ये हो गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, उर्वशी महाकाव्य के लिए इन्हें 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसलिए ये रचना आपकी हमेशा पूछी जाती है, उर्वशी किसकी रचना है ना, उर्वशी किसकी रचना है। आप कहेंगे सर ये है आपकी किसकी, तो आपके रामधारी सिंह दिनकर की है, 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, 33 को ऑप्शन नोट करना है। और आपका जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा आचार्य तुलसी की है। किसकी है, तो आचार्य तुलसी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आचार्य तुलसी इसका हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी कौन थी, कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक आपकी यह कृति थी आपकी अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है। आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा जो दी गई है इनमें से किसे दी गई है। तो आंचलिक उपन्यासकार दोस्तों ये कहा जाता है फणीश्वरनाथ रेणु को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर, फणीश्वरनाथ रेणु को कहा जाता है ना। फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाओं में देखा जाए जैसे मैला आंचल है, जुलूस आपका हो गया, है ना, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर इनकी जो रचनाएं हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पर मैला आंचल हो गया, है ना, जुलूस हो गया, परती परिकथा हो गया, ये कितने चौराहे, ये आपकी रचनाएं हैं जो कि आप कहेंगे सर ये आंचलिक उपन्यासकार यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु की हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सिय राममय, क्या दिया है, सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति से लिया गया है, लेकिन ये जो आपकी कृति ली गई है वो ली गई है आपके रामचरितमानस से। किससे ली गई है, रामचरितमानस से ली गई है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, याद रखिए, बिना दीवारों का घर ये मन्नू भंडारी की कृति है, ये किस विधा पर आपकी है। तो ये विधा आपकी क्या है, आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। याद रखिएगा ये इनका नाटक है। क्या है, ये इनका नाटक है। और याद रखिएगा मन्नू भंडारी से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका बंटी किसकी है, तो आप कहेंगे मन्नू भंडारी की है। 1 इंच मुस्कान,
महाभोज जो कि इनका उपन्यास है, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, ये कहानियां संग्रह हैं आपके मन्नू भंडारी की हैं, सब पूछे गए दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि दीप जले शंख बजे ये किस रचनाकार की कृति है। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है 37 नंबर में। आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने कहा दीप जलेगा जब, यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश होगा, प्रभाकर होगा, अर्थात यहाँ पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दीप जले शंख जले ये रेखा चित्र है, कन्हैया लाल यहाँ पर प्रभाकर हो जाएंगे। इनकी रचनाओं में देखा जाए तो यहाँ पर 2-3 रचनाएं पूछी भी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है नई पीढ़ी, नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्काए, है ना, माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, ये किसकी है, तो आपकी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपके राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी का ये रेखा चित्र है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। बाकी देखा जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी की एक होता है क्या, चिता के फूल, चिता के फूल, ये बहुत पूछा गया है, चिता के फूल जो आपके किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर राम वृक्ष बेनीपुरी की है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर गेहूं और गुलाब भी इन्हीं की रचना है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि वीरता हुई की साथ सगाई झांसी में, यह जो आपका है क्या हो जाएगा। ये तो आप देखे होंगे, ये एक प्रकार से कविता है, पूरी तरीके से है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपकी किसकी है, चलिए, वीरता हुई वैभव के साथ, वैभव के साथ यहाँ पर भरा जाएगा क्या, यहाँ पर भरा जाएगा आपका बी नंबर, याद रखिएगा, वीरता हुई, है ना, वैभव के साथ झांसी में, ठीक है, वैभव के साथ सगाई झांसी में, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है, किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है, वीर रस की एकमात्र कवित्री आपकी यही है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हरिशंकर परसाई जी की किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। जो आपके हरिशंकर परसाई हैं वो किस तरह साहित्य की रचना करते हैं, साहित्य की रचना किस प्रकार की करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे हरिशंकर परसाई जो रचना करते हैं ये आपके हिंदी साहित्य में जो जाने जाते हैं ये किस नाम से, तो आप कहेंगे सर ये व्यंग आपके हैं, क्या है, व्यंगकार हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए ये व्यंग साहित्य रचना के लिए आपके जाने जाते हैं, है ना। ये हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने साहित्य में व्यंग को विधा के रूप में दर्जा दिलाया था, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र रिक्त स्थान बनना है। भक्तिन जो आपका है, भक्तिन ये आपका है क्या, तो आप कहेंगे भक्तिन देखा जाए महादेवी वर्मा का ये प्रसिद्ध संस्मरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर। और देखा जाए तो इनकी रचनाओं में यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचनाओं में जैसे आपको दिखेगा कुछ रचनाएं जो बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है अतीत के चलचित्र, स्मृत के रेखाएं, है ना, पथ के साथी, मेरा परिवार, गिल्लू, नीरजा, निहार, सांद गीत और यामा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है महादेवी वर्मा की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर दिया गया है। 42 को ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। हमने कहा सर यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी की बात आई है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 42 में, तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हिमकरीटनी या हिम तरंगड़ी। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हिम तरंगड़ी, है ना। इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में ही, यहाँ पर पहला पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था, याद रखिएगा, है ना। यह प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार इनका था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इनमें से कौन सी है, चलिए बताइएगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, तो यहाँ पर देखो हमने कहा जब स्टार्टिंग होती है ग्राम से होती है, क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ग्राम से स्टार्टिंग करते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर है, ग्राम आपकी इनकी पहली कहानी थी जयशंकर प्रसाद की, जो 1911 में इंदुमती पत्रिका में आपकी प्रकाशित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम इनमें से क्या है, जवाब देना है, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िए, इसीलिए हमने बोल दिया है कि आप लोगों से वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए भी बोल दिया है हमने कि नहीं बोलते हैं, है ना। सिर्फ आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है, मन करे तो लाइक करें, मन ना करे तो लाइक ना करें, लेकिन क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ें, ध्यान पूर्वक पढ़ें, ठीक है। चलिए, कह रहे कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। 44 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कथा सम्राट जानते होंगे ये आपके हैं कौन, मुंशी प्रेमचंद, मतलब जिनका नाम क्या है, इनका नाम है धनपत राय। पिछली बार यूपी पीसीएस जब हुआ था 2018 में तब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। तो भैया जब पूछा गया है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन भी सकते हैं। आप कहेंगे सर इनका जो मूल नाम है, वास्तविक नाम है, वो था धनपत राय, क्या हो जाएगा, धनपत राय आपसे पूछा जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कब, 1880 में। कब हुआ था, 1880 में, 31 जुलाई 1880 में हुआ था। और भैया इनकी मृत्यु हुई थी कब, तो 1836 में। कब, 1836 नहीं 1936, ठीक है, 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव। इन्हें नवाब राय के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, इन्हें नवाब राय के नाम से जानते हैं, नवाब राय के भी नाम से जानते हैं, नवाब राय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। और इनके उपन्यासों में तो जानते हैं गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये आपकी हैं।
और यहाँ पर अगर पूछे इनकी कहानी क्या है ना, इनकी कहानियों को संग्रह पूछे तो आप कहेंगे नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, है ना, एक्ट्रेस ईदगाह। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर से 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इनकी जो कहानियां हैं वो मानसरोवर से नामक जो आपका है उससे 8 खंडों में प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है अमृत और विष किसकी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमृत और विष जो रचना है वो किसकी है। हमने कहा ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया गया है। आपका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो अमृत और विष है किसकी रचना है, तो आप कहेंगे सर ये अमृतलाल नागर की है। किसकी है, अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इन्हें 1967 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी यहाँ पर दिया जा चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चों की कहानी चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार क्या है। एक बार अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं मन से, है ना, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप एग्जाम में, मतलब आप कोई भी चीज आए, कोई भी टेस्ट पेपर लगाइए या आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, सब कुछ हमने एक ही वीडियो में आपका निचोड़ कर दिया है। बच्चों की कहानी चाचा चौधरी पात्र की जो रचनाकार कौन है। 46 नंबर में यहाँ पर देखो, बच्चों को जो प्यारे होते हैं, है ना, बच्चों को प्यारे होते हैं अर्थात बच्चों में प्राण बसी होती है, बच्चों में प्राण बसी होती है अर्थात देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राण कुमार शर्मा। क्या हो जाएगा, प्राण कुमार शर्मा है दोस्तों, जो कि बच्चों की कहानियां लिखने वाले चाचा चौधरी है ना पात्र के रचनाकार हैं, प्राण कुमार शर्मा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हल्दी घाटी के रचनाकार क्या है। हल्दी घाटी के रचनाकार इनमें से कौन है। हल्दी घाटी के रचनाकार हैं यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। क्या हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे आपका हल्दी घाटी, जौहर, है ना, यहाँ पर जय हनुमान, इनकी रचनाओं का ही संग्रह है। किसका, श्याम नारायण पांडे की रचनाओं का ही संग्रह है। कौन, यहाँ पर देखिए हल्दी घाटी है, जौहर है, यहाँ पर देखो तुमुल दिया है, रूपांतरण दिया है, और जय हनुमान भी इन्हीं की यहाँ पर रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया कामायनी के रचनाकार कौन है। कामायनी के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे, प्रेमचंद, अज्ञेय, सुदर्शन या जयशंकर प्रसाद। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर कामायनी के जो रचनाकार हैं, यहाँ पर आंसर लगभग सभी का जवाब आ गया है। यहाँ पर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो कामायनी है वो कितने सर्गों में विभाजित की गई है, तो आपकी 15 सर्ग में विभाजित की गई है, जो आपकी क्या है, तो आपकी कहानी है, ठीक है ना। और यहाँ देखा जाए यह काव्य चिंता से प्रारंभ होता है और आनंद सर्ग पर समाप्त होता है। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको है कि जो 15 सर्ग है, 15 सर्ग में से पूछा जाएगा इसका पहला सर्ग क्या है, तो आप कहेंगे पहला सर्ग है आपका चिंता, है ना। क्या है, चिंता है, चिंता, यहाँ पर चिंता लिख लीजिए, चिंता, ठीक है। चिंता इनका जो आपका है पहला सर्ग से स्टार्ट होता है और अंत जो आपका होता है वो आनंद से आता है। किससे आता है, आनंद से। इसका मतलब ये क्वेश्चन कभी कभी नहीं, बहुत बार पूछा भी गया है कि जो आपकी कह सकते हैं कामायनी है, कामायनी काव्य में जो पहला सर्ग है वो कौन है, तो आप कहेंगे चिंता है, और कामायनी महाकाव्य का 15वां जो आपका है लास्ट वाला है वो आपका आनंद है। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो मानते हैं वो किसे माना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये होता है भारतीय युग है, ये हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग आपका माना जाता है। 1850 से 1900 तक का ये समय आपका है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे द्विवेदी युग का समय तो आप कहेंगे सर 1900 कर दीजिए, 1900 से 1918 तक लगभग आपका माना जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे पंच परमेश्वर लेखक आपकी कौन है। पंच परमेश्वर के जो लेखक हैं वो आपके कौन है। 50 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर नोट कर लेना है। पंच परमेश्वर के जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद है। कौन है, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए इनकी कुछ कहानियां हैं जैसे क्या है, नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, है ना, कफन, इनकी कहानियां हैं। किनकी, तो आपकी मुंशी प्रेमचंद की कहानियां जो बहुत बार पूछी गई हैं, जैसे नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी और यहाँ पर कफन। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं क्लास आपकी कंप्लीट होती है, जो कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके की आपकी क्लास रही है। और देखा जाए तो आपकी यूपीएसआई पूरा एक टारगेट रहा है, जो कि आपकी यूपीएसआई के 3 प्रैक्टिस सेट हमने आपको कराया। आप देख सकते हैं कि ऐसा आपका लेवल होता है, हर एग्जाम के हम देखो कराते रहते हैं, समय समय पर आपका लगभग घूम फिर का आपके वही क्वेश्चन आपके होते हैं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम आपका हो, थोड़ा सा कोई लेवल हाई होता है, किसी का लेवल थोड़ा सा लो होता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।